नमस्कार दोस्तों, सिरिजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर आ रही है। 19 से 21 अगस्त के बीच आईपीओ ओपन रहेगा। 410 करोड़ रुपए का आईपीओ है, तो आईपीओ का इश्यू साइज उतना ज़्यादा नहीं है। अलॉटमेंट के चांस इसमें काफ़ी टफ होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में समझते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, वैल्यूएशन किस प्रकार का है, प्राइस बैंड किस प्रकार का है, पीयर्स के कंपैरिजन में कंपनी कैसी है, वो डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, कंपनी का मेनली काम क्या है। तो जैसे दोस्तों नेम से ही पता चल रहा है, कंपनी एक शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि दोस्तों नॉन मेजर पोर्ट्स एंड जेटीज को टारगेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाने के लिए। तो सेफली दोस्तों सामान को एक जगह से दूसरी जगह ये कंपनी पहुंचाती है। इस प्रकार का काम काफ़ी सारी कंपनीज इंडिया में करती है। ये कोई यूनिक कंपनी नहीं है, ना कोई यूनिक सेक्टर है, लेकिन दोस्तों ये जो नॉन मेजर पोर्ट है, जो जेटीज है, उनको यहाँ पर टारगेट करती है। और मेनली यहाँ पर दोस्तों इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट और श्रीलंकन रीजन है उसमें ये काम करती है। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आ गया है कि कंपनी एक लॉजिस्टिक एंड शिपिंग कंपनी है जो कि दोस्तों सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। और कंपनी 1995 के आसपास स्टेब्लिश हो गई है। तो कंपनी को काफी समय से इस सेक्टर का अनुभव है, इस काम का अनुभव है। ये दोस्तों इस कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट हम कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं, यानी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2025 के बीच में कंपनी की टोटल असेट्स लगातार बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी नहीं है। 23 में रेवेन्यू अच्छा है, 24 में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और 25 में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और 24 से अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे तो इस कंपनी के रेवेन्यू में हमें 17% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 17% इस कंपनी का रेवेन्यू घटा है। तो यहाँ पर दोस्तों रेवेन्यू लगातार कंपनी के कम हो रहे हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस कंपनी का प्रॉफिट 2023 में 118 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि दोस्तों 24 में बढ़कर 124 करोड़ रुपए हुआ और 25 में बढ़कर 141 करोड़ रुपए हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट में हालांकि ग्रोथ देखने को मिल रही है, लगातार कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर अनुमान ये लगा रहे थे कि रेवेन्यू अगर कंपनी का घट रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट में भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उसका उल्टा देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं। और 24 से अगर हम प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे तो 24 के कंपैरिजन में कंपनी का प्रॉफिट 13% से बढ़ा है। उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्रोथ देखने को मिल रही है। EBITDA भी दोस्तों कंपनी का लगातार ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो 343 करोड़ रुपए है, रिजर्व एंड सरप्लस 196 करोड़ रुपए और टोटल डेट 256 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों 24 से कंपेयर करेंगे तो 24 के कंपैरिजन में बढ़ता हुआ दिख रहा है। 24 में कंपनी का डेट 158 करोड़ रुपए था और फिलहाल हमें 256 करोड़ रुपए का डेट देखने को मिल रहा है। तो डेट में दोस्तों हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे, अगर 0.5 के आसपास होता है तो वेल एंड गुड है, अगर 1 से कम होगा तो भी दोस्तों डिसेंट माना जाएगा, लेकिन 1 से ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो भी नहीं होना चाहिए। तो वो हम डेट टू इक्विटी रेशियो वैल्यूएशन में देख लेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल्स में हमें रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है लगातार, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी की असेट्स भी अच्छी है, EBITDA भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम एवरेज फाइनेंशियल्स इस कंपनी के कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4105 करोड़ रुपए, ROE यहाँ पर 42% से ऊपर है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑल्सो 42% से ऊपर है और ROC यहाँ पर 28% है। तो ये तीनों फाइनेंशियल रेशियो 15% से ऊपर है, यानी फाइनेंशियल रेशियो अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.75 है, डिसेंट कह सकते हैं। 0.5 से नीचे नहीं है, लेकिन 1 से कम है, तो यहाँ पर डेट भी उतना ज़्यादा नहीं है। EBITDA मार्जिन 33% के आसपास है और पेट मार्जिन 23% के आसपास है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा है। अगर 15% के आसपास भी अगर पेट मार्जिन होता है तो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा माना जाता है। इवन 10% से भी ऊपर हो तो भी दोस्तों पेट मार्जिन काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर पेट मार्जिन और EBITDA मार्जिन दोनों ही काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। EPS यहाँ पर 8.67 है और P रेशियो 29 के आसपास है। तो डायरेक्टली देखने से उतना ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन अगर पीयर लिस्ट होती तो हमें डीप आइडिया लगता है कि कंपनी का प्राइस बैंड कैसा है, पीयर्स के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस कैसी है, पीयर में जो कंपनियां लिस्ट है उनका प्राइस कितना चल रहा है या उनका पी कितना है,
वो हमें वैल्यूएशन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती, लेकिन यहाँ पर पीए लिस्ट कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करी है। तो हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही प्राइस बैंड लेकर आई होगी, उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी ने अपना प्राइस बैंड अनाउंस किया होगा। पी उतना ज़्यादा फिलहाल नहीं होगा, तो ये मानकर हम चल रहे हैं। अगर पी लिस्ट होती तो हमें क्लियरली पता लग जाता। तो ओवरऑल यहाँ पर वैल्यूएशन डायरेक्टली देखने से यही पता लग रहा है कि यहाँ पर वैल्यूएशन उतना ज़्यादा नहीं है। कंपनी के जो आंकड़े हैं वैल्यूएशन में, जो आरओई या जो फाइनेंशियल रेशियो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यूएशन डिसेंट मान के चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ 19 से 21 अगस्त के बीच ओपन रहेगा। अलॉटमेंट होगा 22 को, रिफंड एंड डिमेट में शेयर आएंगे 25 को और आईपीओ की लिस्टिंग होगी 26 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड है 240 रुपये से 252 रुपये पर शेयर। हमें रिटेल में अप्लाई करना है तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करेंगे, यानी 252 रुपये पर अप्लाई करेंगे। एचएनआई में अगर अप्लाई करना है तो हमें प्राइस को मेंशन करना होगा, वो भी हम मैक्सिमम प्राइस मेंशन करते हैं ताकि अलॉटमेंट के चांस ज़्यादा हो। आईपीओ का इश्यू साइज मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि 410 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा प्रेस इश्यू होने वाला है, यानी कंपनी के बिजनेस में लगेगा। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, इन्वेस्टर के लिए भी अच्छी बात है। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी और आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा है, एचएनआईज के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है। तो रिटेलर्स के लिए अच्छा कोटा जरूर है, लेकिन आईपीओ का इश्यू साइज कम है तो अलॉटमेंट के चांस यहाँ पर कम होंगे। अगर आपको अपने अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं तो आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास या आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन की लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में इंपॉर्टेंट लोट साइज की बात करें, यानी हमें कौन सी कैटेगरी में मिनिमम कितने लोट के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम रिटेल में हमें 1 लोट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 58 शेयर होंगे और 14,616 रुपये का अमाउंट ब्लॉक होगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम 14 लोट है, इसमें हमें 812 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है और 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट ब्लॉक होगा। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 69 लोट्स है, 4002 शेयर और यहाँ पर 10 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लोट साइज दिया हुआ है, इन लोट साइज को आपको ध्यान में रखना है अगर आप अलग अलग कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं। कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्री इश्यू होल्डिंग 100% है और पोस्ट इश्यू 90% रहने वाली है, जो कि दोस्तों अभी भी काफी अच्छी है। इसके बाद दोस्तों आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो मेनली 2 यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसमें दोस्तों एक एक्वाइजिशन जो कि दोस्तों 251 करोड़ रुपए का है और दूसरा यहाँ पर है रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स जो कि 23 करोड़ रुपए का होने वाला है और जनरल कॉर्पोरेट परचेज है, जो कि दोस्तों सारे आईपीओ में देखने को मिलता है। अब वीडियो के अंत में दोस्तों इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 29 रुपये। 11% के आसपास की डिमांड है, यानी 20% से कम डिमांड है तो सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अगर 20% से ऊपर डिमांड होती है तो उसमें सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी हाई होती है। तो यहाँ पर दोस्तों डिमांड उतनी अच्छी नहीं है। ग्रे मार्केट के हिसाब से अगर बात करें तो लिस्टिंग गेन होने की चांसेस भी इस आईपीओ में उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से लिस्टिंग हो भी जाती है तो भी दोस्तों 11% या 10% के आसपास की संभावना यहाँ पर दिख रही है। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आपको ग्रे मार्केट को देखकर आईपीओ अप्लाई नहीं करना है। आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखना है, कंपनी के बिजनेस को देखना है और उसके बाद दोस्तों आपको कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली पैसा आपका है, लॉस होगा तो आपको होगा, प्रॉफिट होगा तो आपको होगा। तो सोच समझकर आपको अपना डिसीजन लेना है। तो इस आईपीओ के बारे में ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ राइजर।